नमस्कार मित्रों, मैं प्रेरणा गोयल। मैं करीब 37 सालों से समाज के साथ जुड़ी हुई हूँ शिक्षा के संदर्भ में। मैं एक स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ और लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कराती हूँ। सभी आयु वर्ग व समुदाय और व्यवसाय के लोगों को मैंने 37 साल से डील किया और आज मैं दीपांशु मित्तल जी के साथ हूँ। तो हम अपने इस सभी वर्गों के लिए और सभी समुदायों के लिए इस तरीके की बात करना चाहते हैं कि हमारे समाज में आजकल कैसा चल रहा है, क्यों चल रहा है और हम लोग कैसे इसकी मदद कर सकते हैं। दीपांशु जी। जी नमस्कार। नमस्कार साथियों, मेरा नाम दीपांशु मित्तल, गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में रहता हूँ मैं। और बाय प्रोफेशन मैं एक कार्टोग्राफर हूँ। उसी के साथ ही थोड़ा समाज के साथ जुड़ा रहता हूँ अलग अलग क्षेत्रों में। तो आज हमारा सौभाग्य है कि प्रेरणा जी ने आज हमें समय दिया और हमारे साथ एक विषय पर चर्चा के लिए बुलाया हमें। और आपका विषय है जैन जी। जैन जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो आजकल आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सभी न्यूज़ चैनल पे, हर जगह आपको जैन जी ही शब्द दिखाई देगा। तो जैन जी कोई तबका नहीं है, कोई जात धर्म कोई पहलू नहीं है। ये एक एज ग्रुप है जो कि हर समाज के, हर वर्ग के, हर तबके से लोग आते हैं। 1997 से लेके 2010 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको हम जैन जी की संज्ञा देते हैं। ये बच्चे वो हैं जो आज की डेट में वर्तमान में 30 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र की एज ग्रुप में है। 30 साल का बच्चा वो हो गया जिसने अपनी जो शिक्षा है लगभग वो कंप्लीट कर चुका है। उसने अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ तक कि जो अगर वो पीएचडी भी कर रहा तो वो 30 साल की एज में आके लगभग कर चुका होता है। दूसरा, जैन जी का जो सबसे छोटा एज का ग्रुप का बच्चा है वो 16 साल का बच्चा है जो आज की डेट में 10th, 11th, 12th की शिक्षा ग्रहण कर रहा है। अगर हम आबादी को देखते हैं कि 1997 से लेकर 2010 के बीच में जो आबादी पैदा हुई है, जो इस जैन जी जनरेशन में पैदा हुए हैं, लगभग 20-25 करोड़ के बीच में इनकी आबादी थी, है मतलब कि 20-25 करोड़ के आसपास इनकी आबादी है। तो आज अगर हम जैन जी की बात करते हैं तो हम लगभग 20-25 करोड़ के बीच में जो हमारे देश की आबादी है, लगभग 5वीं आबादी है, 1/5 आबादी है, हम उसकी बात कर रहे हैं। नंबर 2, हम उस तबके की बात कर रहे हैं जो या तो शिक्षा ग्रहण कर रहा है या शिक्षा ग्रहण करके अपना किसी न किसी रोजगार में लगा हुआ है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, या वो बेरोजगार है। तो जैन जी एक एज ग्रुप है। जैन जी को आप किसी भी, हम जैन जी को किसी कास्ट, किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी विशेष चरित्र के ऊपर हम नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए अगर मेरा बेटा 17 साल का तो वो भी जैन जी है, और अगर आपके कोई मंत्री है, कोई अधिकारी है, या कोई एक अच्छा एंटरप्रेन्योर है तो वो भी जैन जी है। तो जैन जी एक एज ग्रुप है। हम उसका चरित्र डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उसकी मानसिकता डिफाइन नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम आज जो चर्चा करेंगे, हम चर्चा करेंगे उनकी ज़रूरतों के हिसाब से कि आज की डेट में उनको क्या ज़रूरत है, उन्होंने किस माहौल में शिक्षा ग्रहण करी है, या उनको आज की डेट में क्या शिक्षा का माहौल मिल रहा है, उनके लिए रोज़गार के क्या संसाधन थे या क्या संसाधन आज की डेट में उसे मिलने वाले हैं, उनकी जो व्यक्तिगत जीवन है, उनको उनकी जो एक सोशल लाइफ है वो उनको हमने क्या दिया है, साथ में वो किस कल्चर में, हर दशक में हर देश की एक संस्कृति में बदलाव आता है। तो वो जो बच्चे हैं वो किस संस्कृति के समय पैदा हुए, किस संस्कृति में उन्होंने पढ़ाई लिखाई या दुनियादारी देखी है, और आज की डेट में उनके सामने क्या कल्चर, क्या सोसाइटी उनको देखने को मिल रही है। आज हमारा इस विषय पे विस्तृत चर्चा होगी। जी यस दीपांशु जी, तो आपको क्या लगता है, क्या हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं है? बच्चे इतने चिंतित क्यों दिखते हैं आजकल?
उनको सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त नहीं है, हर वक्त बहुत मेहनती हो गए और अपने में बस बिजी रहते हैं। तो ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से वो बहुत चिंतित है? देखिए मैम, अगर मैं आज की डेट में बात करता हूँ, अब अगर मैं अपने बेटा, जो मेरा 8 साल का बेटा है, उसके ऊपर बात करता हूँ, और मैं जिस समय मैं 8 साल का था उस समय की बात करता हूँ, लगभग लगभग 30 साल का अंतर है दोनों में, 25-30 साल के बीच का अंतर है मेरे बेटे की 8 साल में और मेरे 8 साल में। जब मैं 8 साल का था तो उस समय इतनी भाग दौड़ नहीं थी, उस समय जीवन बहुत शांति थी, कंपटीशन नहीं था और एक रेस नहीं थी जो आज की डेट में मेरे बच्चा देख रहा है। उस समय माँ बाप को पता होता था, जैसे हम कहते हैं पूत के पाँव पालने में दिखाई देते हैं, तो माँ बाप को पता होता था कि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों में कौन ज़्यादा पढ़ने लिखने में तेज तर्राक है, किसका मन पढ़ाई में नहीं है और कौन खेल कूद में ज़्यादा है। तो हमारे समय में सभी बच्चों को मौके दिए जाते थे, उनको प्रॉपर समझाया जाता था, माहौल दिया जाता था, और अगर कोई बच्चा किसी कैपेसिटी का नहीं है तो उस पर दबाव नहीं दिया जाता था। आज तो की ये डेट में दबाव किसके द्वारा दिया जाता है? ये समझाई किसके द्वारा होती है? कौन इनको सबसे समझाता है? देखिए, किसकी जिम्मेदारी है? अगर हम बात करते हैं तो हम संस्कृति हमारी ये कहती है, भारतीय संस्कृति, कि किसी भी बच्चे का सबसे पहला जो शिक्षक होता है वो उसकी माँ होती है, उसके बाद उसका बाप होता है, फिर वो तीसरे व्यक्ति के पास जाता है जिसको हम गुरु कहते हैं। हमारी बच्चे पे जो भी परवरिश है, जो भी सिखाना है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, उसके बाद वो बाहर जाता है। तो अगर बच्चे को सिखाने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी माँ बाप की है, तो सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन जो होता है बच्चों के ऊपर वो माँ बाप का ही होता है। माँ बाप ही चाहता है कि मेरा बेटा, माँ बाप मतलब कि कई बार क्या होता है, माँ बाप बच्चे के पैदा होने से पहले सोच लेते हैं कि मैं बच्चा करूँगा, एक बच्चा डीएम बनेगा, एक बच्चा डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा। फिर जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनको उस हिसाब से शिक्षा देते हैं, माहौल देते हैं, उनको अलग अलग चीज़ें ला के देते हैं, ट्यूशन करवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं, कोचिंग करवाते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन होती है वो माँ बाप की होती है, ये जो प्रेशर होता है वो भी माँ बाप का होता है कि नहीं बेटा तुम्हें ये करना है, बेटा तुम्हें ये करना है। कई बार बच्चा अपनी जो बातें हैं वो जाहिर कर पाता है, कई बार जाहिर नहीं कर पाता है। हर तरह के बच्चे हैं, मेरे 2 बेटे हैं, एक बच्चा है जो मन ही मन में रखता है और एक बच्चा है जो मेरे को डांट के मार के बताता है क्योंकि ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो मेरे 2 बेटे हैं, मैं समझता हूँ कि एक बेटा ऐसा है कि अगर मैंने कुछ बोला तो वो पलट के बोलता नहीं है, भले ही उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा, वो अंदर ही अंदर घुटता है। लेकिन दूसरा बच्चा ऐसा, अगर उसको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही तो वो एकदम बताता कि नहीं मेरे को ये नहीं करना। तो प्रेशर माँ बाप का होता है, एक्सपेक्टेशन माँ बाप की होती है। माँ बाप कभी कभी कह देते हैं कि बेटा अगर तू ये नहीं करेगा तो वो क्या सोचेंगे, तेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, पड़ोसी क्या सोचेंगे, या पड़ोसी का बेटा ये कर रहा है और तू ये नहीं कर रहा है। तो माँ बाप एक्सपेक्टेशन जो होती है वो माँ बाप की होती है, लेकिन कई बार वो कह देते हैं दूसरों को नाम लेके कि तुम्हारे टीचर ये कह रहे थे, तुम्हारे अंकल ये कह रहे थे, और देखो मौसी के बच्चे ऐसे ऐसे बात कर रहे थे। अगर हम आज की डेट में अपने बच्चे पर प्रेशर ना बनाएं, प्रेशर बनाओ। मेरे पिताजी जब सुबह जाते थे वो कह के जाते थे कि शाम को मुझे पहाड़ा याद मिलना चाहिए, तो दिन भर मेरे को डर रहता था कि याद करना याद करना याद करना। लेकिन शाम को जब वो आते थे तो वो पूछते थे पहाड़ा याद हुआ या नहीं हुआ। तो अगर मेरे को याद नहीं होता था तो मैं कहता था कि पापा आज याद नहीं हो पाया, या मैंने इतने पहाड़े याद कर लिए, इतने रह गए। तो वो पनिश नहीं करते थे, वो मेरे को धुतकारते नहीं थे, डांटते नहीं थे कि चल कोई बात नहीं कल कर लियो, कल मैं सुनूंगा पक्का। उनका कहने का डराने का होता था, लेकिन वो केयर उनके साथ होती थी कि हाँ मेरे को प्रेशर बनाना है, इतना प्रेशर नहीं बनाना है कि बच्चा प्रेशर में आउट ऑफ द बॉक्स चला जाए। मगर आजकल तो पेरेंट्स ही अपने प्रेशर्स में रहते हैं। हाँ, आज की डेट में पेरेंट्स के पास शायद वक्त नहीं होता कि वो बच्चों को दे पाएं। तो बहुत सारे बच्चे तो मतलब अपने केयर टेकर्स के ही साथ होते हैं
जॉइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है कि ग्रैंड पेरेंट्स भी उनका ध्यान रख मैं सकें। इसलिए बताता हूँ आपको, आपने 3 अलग अलग बिंदु अभी डिस्कस में ले आए हैं। नंबर 1, जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है, ये बहुत कटु सच्चाई है हमारे समाज की, कि हर आदमी चाहता है कि मेरा बेटा अंबानी की तरह बहुत अच्छा व्यापार करे, प्रधानमंत्री मोदी की तरह बहुत बड़ा राजनेता बने, या किसी अच्छे ऑफिसर की तरह आईएएस आईपीएस बने। उससे नीचे हम नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते कि हाँ, मेरा बेटा अगर उसका बिजनेस में माइंड है तो मैं उसको शोरूम करवाऊँ, जिसको वो शोरूम को अच्छे से बढ़ाए, वो एक अपनी कोई नई कंपनी बनाए, उसको अच्छे से बढ़ाए। हम चाहते हैं कि जो बच्चा करे वो सबसे टॉप करे, और वो जो कंपटीशन है वो हमारा होता है, जिसको हम अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से करना चाहते हैं, लेकिन वो करना चाहते हैं हम बच्चे के कंधे पर बंदूक रख के। नंबर 1। नंबर 2, आपने बताया कि जो हम बच्चों को माहौल दे रहे हैं, आज की डेट में हमारी ज़रूरतें इतनी बढ़ गई हैं मैम। जिस समय मैं 8 साल का था तो हमारे घर पे एक लैंडलाइन फ़ोन हुआ करता था। लैंडलाइन का फ़ोन आके रख गया, अपना सालों साल चलता था, और उसका महीने का कुछ 100 रुपये का बिल वगैरह जो भी आता था। आज की डेट में मेरे परिवार में अगर हम 5 लोग हैं तो 5 लोगों के पास 5 अलग अलग एंड्रॉयड फ़ोन हैं। उनका ईयरली सब्सक्रिप्शन है। हमारे घर में वाईफाई लगा हुआ जिस पे यूट्यूब वगैरह सब देखी जाती है और सब काम करे जाते हैं। तो हमने आज के दौर में अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं। पहले परिवार में एक गाड़ी हुआ करती थी, परिवार जॉइंट फैमिली होती थी, 4 भाई हैं तो कभी कोई बंदा गाड़ी ले गया, कभी कोई बंदा ले गया, कभी कोई बंदा ले गया। आज की डेट में हम छोटी छोटी न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, और एक परिवार में मियाँ बीवी के पास में 2-2 गाड़ियाँ होती हैं, और 90% गाड़ियाँ आज की डेट में हम लोन पे लेते हैं, ईएमआई पे लेते हैं। पहले के ज़माने में जिस समय आदमी अपने बच्चों की शादी की तरफ जाता था, उस समय वो मकान खरीदने की तरफ जाता था। तब तक वो जॉइंट फैमिली में रहता था कि हाँ, बच्चे एक साथ, भैयाओं के सभी बच्चे एक साथ पल गए, अब चलो बच्चों की शादी करनी है, अब एक नया का मकान बना लेते हैं। आज की डेट में क्या है, जैसे ही आप जॉब में जाते हो, जॉब में जाते ही सबसे पहले आपके ऊपर क्या प्रेशर होता है, गाड़ी खरीदनी है अपनी, लोन पे, फ्लैट खरीदना अपना, वो लोन पे, विदेश टूर करने हैं, वो सारी सेविंग से जाता है। तो शादियां हम तब करते हैं जब हमें पता होता है कि फला के पास में अपनी गाड़ी है या अपना मकान है। डे वन से जैसे ही हम जॉब में आए, प्रोफेशन में आए, तो एक नौकरी हम करते हैं अपना जीवन पालने के लिए, जो हमें मूलभूत सुविधाएं चाहिए, खाना, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब चीज़ चाहिए, और दूसरी हम नौकरी करते हैं ईएमआई भरने के लिए, चाहे वो गाड़ी की ईएमआई हो, चाहे वो मकान की ईएमआई हो। अब वो जो हमने अपने जीवन में जितने भी खर्चे बढ़ाए हैं, उन खर्चों को पूर्ति करने के लिए दोनों मियाँ बीवी को जॉब करनी पड़ती है। आदमी अपना कमा के ला रहा है, बीवी अपना कमा के ला रही है। अब जब दोनों जॉब कर रहे हैं तो बच्चों को कौन देखेगा? लोग बाग अपने 3-3, 4-4 साल के बच्चों को मेड के पास, आया के पास, एक क्रंच में छोड़ देते हैं। अब मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भाई, आपने आईआईटी कर रखी है या आपने अच्छी एजुकेशन कर रखी है, आप लाखों रुपए सैलरी कमा रहे हो, तो आपका एक मैच्योरिटी है, आपकी एक एजुकेशन है, एक आपकी नॉलेज है, आपकी एक समझदारी है, भाषा है, शैली है। आप 10,000 रुपये या 15,000 रुपये की मेड से, या एक आया से, या केयर टेकर से किस शैली की उम्मीद कर सकते हैं, किस समझ की उम्मीद कर सकते हैं? अगर उसके अंदर आपकी जैसी समझ होती तो वो भी 40-50 हज़ार की नौकरी कर रही होती। आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, लेकिन जो बच्चे के शुरुआती 5-10 साल हैं, जिस समय वो जो सुनता वो सीखता है, जो पढ़ता वो सीखता, आप जो बोल रहे हो, जो दिखा रहे हो, वो बच्चा सीख रहा है, अपने जीवन में बना रहा है, और आपने केवल पैसे कमाने की चाह में अपने बच्चे को, जो एक कच्चा घड़ा है, उसको ऐसा माहौल दिया जहाँ पर जो मीड आया, हम उनको नेगेटिव नहीं बता रहे, वो उतना बोल सकती है, उतना कह सकती है जितनी उसकी कैपेसिटी है। आपने अपने बच्चों को उनके बीच में छोड़ दिया, तो आपने उनको क्या माहौल दिया? नंबर 1। नंबर 2, आपने तीसरा पॉइंट रखा था कि
कि हम पहले जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली में क्या होता है, कभी कभी जैसे मैं बचपन में था, बच्चे शैतानी करते हैं, अमूमन हर एज ग्रुप के बच्चे करते हैं। 20-25 साल तक मैं भी शैतानी करता था, ना समझी करता था। कभी कभी क्या होता था कि अगर मेरा किसी से कोई झगड़ा हुआ या स्कूल से मेरी कोई कंप्लेंट आई, तो मैं अपने घर पर ना जाके ताऊ ताई जी के पास चला जाता था, क्योंकि मुझे पता है कि घर पर जाऊंगा पापा जी मारेंगे, ताऊ ताई जी के पास जाऊंगा वो बचा लेंगे। बचाते भी थे मेरे ताऊ ताई जी मेरे को, कई बार ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो उस समय बच्चे के पास ऑप्शन होते थे। आज की डेट में क्या है, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से, जॉब के हिसाब से, या एक हम नहीं कहते हैं कि प्राइवेसी के हिसाब से हम लोगों ने अपनी फैमिली को अलग अलग कर लिया है। मियाँ बीवी बच्चों के साथ अलग रहता, भले ही 2 अलग अलग फ्लैट हो, लेकिन दोनों को अलग ही रहना, एक जॉइंट फैमिली में नहीं रहना। उस कंडीशन में बच्चों के ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं। वो अपनी ज़रूरतें, अपनी परेशानी अपने माँ बाप से अलग किसी दूसरे से नहीं शेयर कर पाते। आप ये बताइए कि पहले जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हम डेली ताऊ ताई जी से नमस्ते करते थे, उनसे बात करते थे, वो हालचाल पूछते थे कि बेटा क्या पढ़ाई चल रही है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ नहीं कर रहे हो। माँ बाप से अलग हम 10 लोगों से हम मुखाफिज होते थे, बातचीत करते थे। आज की डेट में आप अपने बच्चों को कितना उनके रिलेटिव के पास भेज रहे हो। मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारी बुआ के बच्चों की, मामा के बच्चों की शादियाँ होती थी, तो हम 2-2 हफ्ते के लिए उनके घरों पर जाते थे, जहाँ पे पूरे घर कुनबे के बच्चे इकट्ठे होते थे। हम अपने एक्सपीरियंस, अपनी परेशानी, अपने अचीवमेंट हम बच्चों के साथ शेयर करते थे। सभी पूरा परिवार एक साथ जॉइंट में मिलता था। और क्योंकि पहले भाई बहन ज़्यादा होते थे, तो हर दूसरे तीसरे महीने में कोई ना कोई शादी ब्याह होती थी, तो हम बीच बीच में मिलते थे। आज की डेट में हम होली दीपावली पे भी अगर अपने रिश्तेदारों से मिल लेते, बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जो स्ट्रेस है वो बच्चों के अंदर जाता है। हमारे कर्मों की वजह से ही आज की डेट में हमने अपने बच्चों का जीवन चलिए, वो तो स्ट्रेसफुल एक बनाया है। पारिवारिक माहौल हो गया, मगर अगर हम बच्चे पढ़ लिख के जब निकल जाते हैं और जॉब्स में जाते हैं, तो कई लोगों को तो बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, कई लोगों को बहुत कम सैलरी मिलती है, डिग्री सेम होती है, तो ऐसे कैसे हो जाता है? मैम, आपके सामने 3 कप चाय रखी है ना। एक है जो प्योर गाय की दूध की चाय है, जिसको आपने देखा कि हाँ गाय से निकला है। एक है पॉलिथीन वाला दूध है, आपको नहीं पता गाय का है भैंस का कैसा है, लेकिन दूध है, वो कंपनी उसको कह रही कि हाँ भाई दूध है। और तीसरा एक पोड़ा वाला दूध। तीनों से ही चाय बनी है, देखने में हाँ चाय लग रही है, उनका लेबल भी चाय लगा हुआ है, लेकिन तीनों का टेस्ट अलग है। अब आप जो प्योर दूध की चाय है उसकी क्या वैल्यू देंगे, क्या तनख्वाह क्या पे करेंगे, और जो पोड़ा वाला दूध है उसकी क्या पे करेंगे। आप वैष्णो देवी वगैरह जाते हैं, वहाँ पर डिप की चाय होती है, मशीन की चाय होती है। मशीन में मिल्क पाउडर डाल दिया, गर्म पानी निकला, मिल्क पाउडर मिल के आया, चाय डिप करी, उसकी कीमत होती है 10 रुपये। लेकिन वहीं अगर एक व्यक्ति चाय बना रहा है, अदरक कूट रहा है आपके सामने, बढ़िया से अदरक इलायची डाल रहा है, चाय की पत्ती डाल रहा है, दूध प्योर डाल रहा है, वो आपसे 30 रुपये देता है चाय के। आपने किस माहौल में क्या एजुकेशन ली है, किस यूनिवर्सिटी किस कॉलेज से ली है, वहाँ पे आपके टीचर कौन थे पढ़ाने वाले, उनकी एजुकेशन, उनकी स्किल्स या उनका एक्सपीरियंस क्या था, आपने कितनी शिद्दत से पढ़ाई करी है। मैं गुलाबटी का रहने वाला हूँ। वहाँ पे इंटर कॉलेज है हमारा, देवनागरी इंटर कॉलेज, जिससे मैं पढ़ा हूँ। और मेरे ही इंटर कॉलेज से हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल से इसरो तक में वैज्ञानिक निकले हैं। मेरे से सीनियर हैं, मेरे से जूनियर भी हैं, जो देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में वैज्ञानिक हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि दूर दराज के एरिया से कोई बच्चा अच्छा पढ़ लिख नहीं सकता। परिस्थिति होती हैं। हाँ, मैं इस चीज़ को गलत करूँगा, इस चीज़ को गलत कहूँगा जब इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति स्कूल के नाम के ऊपर आपको अपॉइंट या आपको डिसअपॉइंट करता है। अगर मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ अच्छा आपने दिल्ली DU से पढ़ रखा तो इसका मतलब बच्चा बढ़िया होगा, और मैं कह रहा हूँ कि अच्छा CCS यूनिवर्सिटी से पढ़ गया, बेकार हो, छोड़ा रहो,
अगर आप केवल यूनिवर्सिटी के नाम पे आप जॉब देना या नहीं देना डिसाइड करते हो, वो गलत है। बच्चा कहीं का भी हो, छोटे स्कूल से पढ़ा हो, बड़े कॉलेज से पढ़ा हो, उसने किस शिद्दत से पढ़ाई करी है वो डिपेंड करता है कि उसका फ्यूचर कैसा है। आपने पूरे साल पढ़ाई करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके तब एग्जाम दिया है, मगर ये या तो एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ाई करके तब एग्जाम पास करा है? नहीं, मगर ऐसा तो बहुत क्लियर कट दिखाई देता है कि कुछ स्कूलों का, कॉलेजों का बहुत नाम होता है, और अपने देश में ही नहीं, वो लोग विदेशों में भी जाते हैं, वहाँ भी नाम कमाते हैं, और उनकी बहुत अच्छी स्किल्स होती हैं और एक्सपीरियंसेस होते हैं, और पैसा भी अच्छा मिलता है, अपने देश में भी मिलता है, दूसरे देश में भी मिलता है। मगर कुछ लोग तो ऐसे स्कूल कॉलेजेस के होते हैं कि बात ये नहीं है कि वो कौन से क्षेत्र में है, वो भले अपने अर्बन क्षेत्र का है या रूरल क्षेत्र का है, उसकी बात ही नहीं है। बात ये है कि उसकी पढ़ाई का स्तर वैसा नहीं है, शायद उन शिक्षकों का भी स्तर उस लेवल का नहीं है कि उनको एक उच्च स्तर की वो शिक्षा देते। फिर उन बच्चों का माहौल भी शायद ऐसा नहीं है कि वो पेरेंट्स ने या स्कूल ने उनको ऐसा माहौल दिया होता कि वो बच्चे अच्छे पढ़ के निकलते। तो वो रिजल्ट में ये होता है कि उनका रिजल्ट भी पुअर होता है, उनके मार्क्स भी अच्छे नहीं होते, कॉम्पिटिटिव मार्क्स नहीं होते, फिर उनको अच्छा जॉब नहीं मिलता। और फिर उस डिग्री की जो स्किल्स हैं, जब इंटरव्यू में बच्चा जाता है, वो साफ समझ में आ जाता है कि बच्चे को बहुत कम ज्ञान है, तो उस कम ज्ञान की वजह से उनको कम स्तर की नौकरी मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे या तो शिक्षकों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, या स्कूलों को कुछ सोचना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके से कन्विंस करें कि वो अपनी पूरी अटेंडेंस भी दें और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें। वरना ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि कहीं का तो बच्चा सेम डिग्री करके लाखों कमाता है, और किसी कॉलेज का बच्चा बहुत मेहनत करता भी है अगर, तो भी उसको तो 30-40 हज़ार रुपए की नौकरी मिलती है। तो ऐसे लोग मेरा ख्याल से हमारे समाज में कम से कम आधे तो हैं ही हैं। देखिए, इसमें 2-3 पहलू आ जाते हैं। नंबर एक, कि आपने जैसे कहा कि कुछ कॉलेजों के बच्चों को अच्छी तनख्वाह, मतलब कि बेसिक बच्चों को भी अच्छी तनख्वाह मिलती है, हाँ। और कुछ कॉलेज के अच्छे बच्चों को भी बेसिक से भी कम तनख्वाह मिलती है। हाँ। उसमें 2-3 रीजन होते हैं। नंबर एक, अगर मैं बात करता हूँ नहीं 2000 वो मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छे बच्चों को कम पैसे मिलते हैं। कुछ कॉलेजों के बच्चों को अच्छे स्तर में मापा ही नहीं जाता, उनका ज्ञान का जो लेवल होता ही नहीं वो उच्च स्तर का, किसी का भी नहीं होता। वो ज्यादातर सभी बच्चे ऐसे निकलते हैं कि उनका जो ज्ञान का स्तर है वो बहुत लो होता है, उनको कोई नॉलेज नहीं होती है समाज की, और मतलब किसी भी तरीके की पढ़ाई की भी। तो वो जो पढ़ के निकलते हैं, जो उनके पास डिग्री होती है, उससे रिलेटेड जब उसका इंटरव्यू होता है और उसको वो बात काम नौकरी देने की कोशिश करते हैं, तो वो वहां विफल हो जाता है। इस पर मैं आता हूँ आपको। इसलिए उसको फिर वो कम पैसे देते हैं कि भी बिल्कुल। पहले हम आपको देखेंगे आप कर सकते हैं कि नहीं, तब आपको पैसे मिलेंगे। मगर वो पैसे तो फिर बहुत धीरे धीरे 1-1, 2-2 हज़ार करके बढ़ाया जाता है। हाँ, मैं इसी भी आता हूँ। जैसे आपने कहा ज्ञान नहीं होता उनको, शिक्षा या ज्ञान, एक जगह मैंने पढ़ा था कि शिक्षा या ज्ञान बंडल ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। शिक्षा और ज्ञान वो होता है कि आपको वो समझ दी जाए कि आप अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन या अपना जो जीवन शैली है उसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हो, या आप उस शिक्षा से अपने जीवन में कैसे विकास कर सकते हो। अगर मैं एक कॉलेज की बात करता हूँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है और इंजीनियरिंग कॉलेज है, तो वहाँ पे अगर पूरे साल बच्चे को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जा रहा है, तो जो उसकी कोर्स की किताबें हैं, वो पढ़ाई करने के साथ साथ उसको पैरेलली उतनी ही शिक्षा, उतना ही ज्ञान या उतना ही नॉलेज उससे रिलेटेड अलग अलग चीज़ों का भी दिया जाता है।
उसे अलग अलग सेमिनार में भेजा जाता है जहाँ पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी उस बच्चे को दी जाती है। वहाँ पे ये बताया जाता है कि बीटेक के साथ साथ आप ये कुछ छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्स पार्ट टाइम में करो, जिससे कि आपके स्किल्स और डेवलप होंगे। आज की डेट में जो जनरेशन है, जो माहौल है, वो हार्ड वर्क का नहीं है, स्मार्ट वर्क का है। हार्ड वर्क करके आप अपना जीवन बस चला सकते हो। जितना कंपटीशन का ज़माना है, जितना पॉपुलेशन हो गई है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से आपकी जो रोजगार के माध्यम है वो भी कम हो रहे हैं। दूर दराज के कॉलेजों में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में आपको पढ़ाई तो जो सर्कुलम है, जो किताबें हैं वो तो पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या लेटेस्ट जानकारी है वो आपको सही तरीके से नहीं दी जाती। जरूरत है आज की डेट में कि शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा विभाग और जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो दूर दराज के बच्चों तक जो भविष्य की जानकारी है वो पहुंचाएं। भाई आज अगर मेरा बेटा 12th पास आउट होता है और वो बीकॉम कर रहा है या बीटेक सिविल से कर रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि बीटेक सिविल से मेरा क्या स्कोप है जॉब लगने का या अपॉर्चुनिटी का, और बीटेक कंप्यूटर साइंस से या बीटेक एआई से क्या फ्यूचरिस्टिक गोल है। पढ़ाई हमें वो करनी चाहिए जो हमें आज, जिसका भविष्य 10 साल बाद हो, क्योंकि जब तक हम पढ़ाई करके और कुछ एक्सपीरियंस करके लिखे उस समय उसका वो माहौल चल रहा हो। मैं अगर 5 साल पुरानी पढ़ाई कर रहा हूँ जिसका मार्केट 5 साल पहले था, भी आपने देखा होगा एक टाइम पीरियड पे इंजीनियरिंग का बूम था। आज की डेट में जब से एआई आया तो आधी इंजीनियरिंग खत्म हो चुकी है। बीच में एक टाइम था, उस समय ग्राफिक डिजाइनिंग का, एनिमेशन का बूम था, एआई ने सब खत्म कर दिया। आज की डेट में आप एक एप्लीकेशन डाल के बिना उसका पेड सब्सक्रिप्शन लिए आप एआई से क्रिएटिव बना सकते हो। जो ग्राफिक डिजाइनर पहले 2-3 हज़ार रुपये लेके आपको एक पंपलेट डिजाइन करता था, वो आप चंद सेकंड में बहुत अच्छे से बना सकते हो मोबाइल से। तो अगर मैं आज ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स करने जा रहा हूँ तो मेरा क्या फ्यूचर है? मुझे एआई टूल्स पे काम करना चाहिए। तो बच्चे को रेगुलर पढ़ाई के साथ साथ जो अदर स्किल्स हैं, आपको जानकर हैरानी होगी, जो बच्चे डीयू वगैरह में पढ़ाई करते हैं, बीटेक कर रहे हैं, बीकॉम मास्टर या बैचलर करते हैं, वो पैरेलली लैंग्वेज कोर्सेज करते हैं। अब आप मुझे बता दो कि मेट्रो सिटी को छोड़कर, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर दूर दराज के ज़िलों में कितने स्कूल हैं जो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाते हैं? कितने कॉलेज हैं जो उसमें आपको एक मैंडेटरी कोर्स की तरह डालते हैं? वो 3 भाषा होती हैं, हिंदी इंग्लिश उर्दू, हिंदी इंग्लिश उर्दू। अब देखिए, अगर कोई भी संस्था या हमारे सरकारी विभाग अगर हमारे बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, जो इस स्तर के हैं कि जो पैसे उनके पास कम हैं और पेरेंट्स भी उनके वेल टू डू नहीं हैं, वो तो अभी कमाने की स्थिति में ही नहीं आए, तो फिर इनका भविष्य क्या है? अब इनका भविष्य जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैडम मेरे पास पीएचडी डिग्री है, मेरे पास एमएड की डिग्री है, या मेरे पास डॉक्टर की डिग्री है, मगर उनका धंधा नहीं चल रहा। तो ऐसे लोगों को आफ्टर ऑल रिजल्ट क्या मिल रहा है? उनके जीवन में फ्रस्ट्रेशन है, डिससेटिस्फैक्शन है, उनको डिसअपॉइंटमेंट है, सरकार में, समाज में उनकी खास इज्जत नहीं हो पाती है, वो अपना नाम नहीं कमा पाते हैं, अपने बच्चे नहीं पढ़ा पाते हैं। तो इस तरीके से हमारे समाज के अंदर इस समय बहुत सोच बढ़ रही है, क्या करें क्या करें क्या करें। माँ बाप भी सोचते हैं, मगर उनका तो ज़माना निकल गया, अब वो पढ़ नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो कम से कम जो हमारा आज का जेन जी है, उसके आगे तो इस तरीके के विचार सुझाव आने चाहिए कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो मुझे तो लगता है कि हम ऐसी सभी संस्थाओं से और सरकारी विभागों से हम अनुरोध कर सकते हैं कि वो हमारी इस जेन जी को एक उज्जवल भविष्य का सपना दिखाएं और उनको ऐसी जानकारी दें कि जो उनके माँ बाप नहीं कर पाए, मगर वो बच्चे तो कर लें।
अगर हम उन्हीं के हाल पे उनको छोड़ दें तो कोई उसका उपाय नहीं हुआ। फिर तो वो बच्चे कभी भी नहीं करेंगे, उनका जो वो गरीबी चक्र है वो तो फंसा रहेगा, उस गरीबी के जाल में से वो कभी नहीं निकलेंगे। एक जो उन्नत मतलब स्तर के लोग हैं वो तो उन्नतिशील होते रहेंगे, और जो बेचारे कम पढ़े लिखे हैं या कम समझदार घरों के या छोटे शहरों के लोग हैं और छोटे स्कूलों में पढ़े हुए हैं, जिनका स्तर थोड़ा ज्ञान का कम होता है, तो वो तो फिर कभी भी वृद्धि नहीं कर पाएंगे, उन्नति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कारण ये है कि वो बेचारे कभी कभी जब पैसे बटोर के और कुछ एग्जाम्स देने आते हैं या करते हैं, और वो अगर अनसक्सेस हो जाते हैं, उनका मतलब सफलता नहीं मिलती उनको, तो वो बेचारे कई बार अपना जीवन खो देते हैं, क्योंकि उनको लगता है माँ बाप को क्या शक्ल दिखाएं, कैसे अपनी शक्ल दिखाएं कि आपने तो पैसा जोड़ के हमें पढ़ने भेजा था और हम तो कर नहीं पाए, क्योंकि वो दूसरे बच्चों से फिर कंपटीशन में नहीं आ सकते, उनका स्तर उतना नहीं है। अब ये जो सामाजिक स्तर है, स्तर खाली शिक्षा का ही नहीं होता, आपको 10 तरीके के ज्ञान देने हैं उनको, पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक शहर से निकल के दूसरे शहर भी नहीं जाते, उन्हें पता ही नहीं, अपने देश का ही नहीं पता कहाँ क्या हो रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं माँ बाप के साथ। देखिए, मैं इसमें आपको बीच में कहना चाहूँगा, ये जो हमारा यूथ है, जो हमारा जेनजी है, सबसे पहले मेरी इनसे अपील है कि आप केवल एक क्षेत्र के बन के ना रहो। आप अगर आप 30 साल की एज के हो, आपने एजुकेशन कर चुके हो, तो आप जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो भी करंट अफेयर है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट स्किल्स है, उससे अपने आप को अपग्रेड करो। आने वाला जो भविष्य है, क्योंकि आप अगर मैं 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूँ, तो ये 25 करोड़ वो हैं जो आने वाले दशकों में हमारे देश की बागडोर संभालने होंगे। इनमें से ही बिजनेसमैन निकलेंगे, इसमें से ही नौकरशाह निकलेंगे, इसमें से ही कॉर्पोरेट वाले निकलेंगे, इसमें से ही हर तबके के आदमी निकलेगा। तो ये जो 25 करोड़ हैं, इनके लिए मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरीके से तकनीक अपने आप को आगे लेके आ रही है। एक समय था जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो सारा का सारा लेखा जोखा हाथों से होता था। जब कंप्यूटर आया तो लोगों को लगा इससे तो नौकरी हो चली जाएगी या इससे तो काम करने वाला चला जाएगा, लेकिन था क्या कि आपको कंप्यूटर सीखना था, कंप्यूटर आने से रोकना नहीं था, आपको कंप्यूटर सीखना था। कंप्यूटर सीख के जॉब के, कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर चलाने वाले भी चाहिए ना, सॉफ्टवेयर चलाने वाले भी चाहिए ना, तो आपको कंप्यूटर सीखना था। इसी तरीके से आज की डेट में जिस तरीके से एआई आ रहा है, तो आपको एआई या एआई की तरह के सॉफ्टवेयर तकनीक सीखनी है, उस पे काम करना है। आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन वाला होगा, आपको अपने स्किल्स डेवलप करने हैं। दूसरा, जैसे आपने कहा कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, मेरे बराबर में जो बच्चा बैठा है उसका क्या फैमिली बैकग्राउंड है, क्या एजुकेशन है, उसके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं डिसाइड करूँगा, या मैं क्या नहीं कर सकता वो मेरे ऊपर है। अगर मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, भूल जाओ दुनियादारी, कौन है कौन नहीं है, क्या नहीं है। मैंने बहुत से उदाहरण देखे हैं कि जो बच्चे होते हैं दूरदराज के क्षेत्र से आए होते हैं, आज की डेट में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाते हैं। लोग बाग अपना एक जॉब के साथ साथ 2-2 3-3 जॉब करते हैं। लोग बाग 2 व्हीलर्स, कॉलेज में पढ़ते हैं बच्चे, और कॉलेज के बाद में वो स्विगी जोमेटो से वो डिलीवरी करते हैं। अलग अलग छोटे बच्चों के वो जो कंपटीशन होते हैं या जो छोटे बच्चों के असाइनमेंट होते हैं उसमें हेल्प करते हैं आप, क्योंकि आने वाला समय बहुत महंगा है। महंगा इन द सेंस, आपको तकनीकी शिक्षा चाहिए जो कि लेटेस्ट हो, और लेटेस्ट चीज़ जो भी होती है मार्केट में महंगी होती है। आप अगर माँ बाप आपकी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, आप पढ़ाई करो, पार्ट टाइम जॉब करो, साथ में और शिक्षा लो। विदेशों में मैं आपको बताऊं कि अगर कोई वहाँ पे अच्छा क्रिकेटर है, तो क्रिकेटर वो एक बार बन गया, एक मुकाम पर पहुँच गया, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने स्किल
डेवलप करता रहता है। एजुकेशन लेने की कोई एज नहीं होती। बहुत से लोग हमने देखा है कि वो सीनियर सिटीजन लोग भी पढ़ाई करते हैं, वो पीएचडी पे करते हैं। आप अगर जॉब में हो तब भी आप लेटेस्ट पढ़ाई करो, तब भी अपने स्किल्स डेवलप करो। हो सकता है कि आज जो मैं पढ़ाई कर रखी है या आज मैं जिस फील्ड में जॉब कर रहा हूँ उसका मेरे को फ्यूचर ना दिख रहा हो, तो जॉब करते करते मैं दूसरे फील्ड की या दूसरी टेक्नोलॉजी की शिक्षा लूँ और अपने फील्ड को चेंज कर लूँ, क्योंकि कंपटीशन में वही आगे हो सकता है जिसको जो भविष्य के साथ में अपनी पढ़ाई करता है, उसके हिसाब से अपनी एजुकेशन ले रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहूँगी दीपांशु जी का, और हमारा यही सोच है कि आप लोग अपने तन और मन से पढ़ाई करो और उज्जवल भविष्य की कामना करो। और मुझे लगता है कभी कभी करप्शन भी हमारे दरमियान आ जाता है, तो कभी भी किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में करप्शन का साथ मत दीजिए, क्योंकि यदि हम करप्शन को अपने हाथ में लेते हैं कि भैया हमारा ये काम कर दीजिए और हम आपको इतने पैसे दे देंगे, तो वो व्यक्ति कभी मना नहीं करेगा, वो आपसे ले लेगा। और जब वो ले लेगा तो हम सोचते हैं करप्शन है और ये देख के ये हमसे काम करने का पैसा लेते हैं, मगर इनफैक्ट वो पैसा हम ही देते हैं, इसीलिए वो हम ही उनको बिगाड़ देते हैं कि वो पैसा लेके हमारा काम करते हैं। तो हमें भ्रष्टाचार को रोकना है और हमें जो असली ज्ञान है उसको प्राप्त करना है, अपने देश का नाम ऊंचा करना है, अपना नाम ऊंचा करना है, अपने समाज को रोशन करना है, और यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार। नमस्ते।